हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमने आप सभी के लिए पूरे 50 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक देखें और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec-com पर करते रहें। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, जिन बच्चों का अक्टूबर में एग्जाम है या फिर नवंबर में एग्जाम है, तो आप सभी हमारे ट्रिपल सी कंप्लीट क्रैश कोर्स को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर गूगल प्ले स्टोर से आपको सर्च करना है ट्रिपल सी बाय फर्स्ट और वहां से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपको बताना है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अपलोड किया जा सकता है। आप डिजी लॉकर में कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं? 10 MB, 30 MB, 20 MB या 50 MB? तो पहला प्रश्न आपके सामने है और आपको कोशिश करना है कि गलत ना हो। सभी प्रश्नों के सही सही जवाब करने हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपका स्कोर 50 में 50 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये सभी आपको पता होने चाहिए, आपको मालूम होने चाहिए। तो डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं? ऑप्शन हो जाएगा पहला 10 MB की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा की फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको बताना है क्विकर किससे संबंधित है। क्विकर किससे संबंधित है? C2C, B2C, B2B या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? क्विकर किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा C2C से संबंधित है। कस्टमर टू कस्टमर से संबंधित है आपका क्विकर। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है OLX अगर आपसे पूछें किससे संबंधित है तो OLX भी आपका C2C से संबंधित है। ऐसे अगर आपसे पूछते हैं अमेजोन किससे संबंधित है या फ्लिपकार्ट किससे संबंधित है, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये आपका V2C है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर है। तो ऑप्शन यहाँ पर फिर बी होगा। तो यहाँ पर हमारे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा C2C। क्विकर आपका C2C से संबंधित है। कस्टमर टू कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी देखने को मिलता है। तो जो भी ऑप्शन में ही अगर फुल फॉर्म आता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है ट्विटर में अधिकतम अक्षरों की लिमिट होती है। ट्विटर में अधिकतम कितने आप कैरेक्टर लिख सकते हैं ये बताना है। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आपके ट्वीट में हो सकते हैं? जब आप ट्वीट करते हैं वहां पर लिखते हैं तो कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा 280। ऑप्शन नंबर सी 280 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए लिनक्स में कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? कौन सी कमांड डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? RMD, ROM, RMDIR या इसमें से कोई नहीं। और लिनक्स यूनिक्स की सभी कमांड हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं, तो वहां से आप सभी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी RMDIR, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है लिब्रियोफिस कैल्क में नया सेल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किस शॉर्टकट की से नया सेल जोड़ सकते हैं? एक नया सेल आपको ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, जब भी कभी नया सेल जोड़ने की बात हो तो ऑप्शन हो जाएगा वी। कंट्रोल के साथ में फिर प्लस आपको दबाना है। कंट्रोल के साथ में प्लस बटन आपको प्रेस करना है अगर आप नया सेल जोड़ना चाहते हैं। अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में फिर आपको माइनस वाला बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में प्लस आपको दबाना होता है। लिब्रियोफिस राइटर या कैल्क में डोनेट का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिब्रियोफिस कैल्क में या राइटर में डोनेट का ऑप्शन कहाँ पर होता है? एडिट मेनू में, व्यू मेनू में, हेल्प मेनू में या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प मेनू में होता है, ठीक है। लिब्रियोफिस राइटर, कैल्क या इम्प्रेस में अगर आप देखेंगे तो हेल्प मेनू के अंतर्गत आपको क्या मिलता है? हेल्प मेनू में आपको यहाँ पर डोनेट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। डोनेट टू लिब्रियोफिस का जो ऑप्शन है, जो कमांड है, वो आपको हेल्प मेनू में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है।
पेस्ट स्पेशल के लिए क्या शॉर्टकट की कुंजी है? कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट डी या कंट्रोल शिफ्ट और टी? तो पेस्ट स्पेशल के शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और वी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को किसकी सहायता से बदला जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को आप किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? तो स्टार्ट, फाइल मैनेजर, कंट्रोल पैनल या फिर नन ऑफ दीज। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सभी भाई क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल पैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग, आप जो सेटिंग है वो कहाँ से बदल सकते हैं, किसकी सहायता से आप बदल सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल की हेल्प से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है नाबार्ड का निर्माण किस कमेटी द्वारा हुआ था? नाबार्ड का निर्माण किस कमेटी के द्वारा किया गया था? बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। डेबिट कार्ड पर कितने अंक पाए जाते हैं? मीन्स डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, वहां पर कितने अंक होते हैं? या कई बार ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि डेबिट कार्ड कितने अंक का होता है, एटीएम कार्ड कितने अंक का होता है? तो आपको बताना है 16 डिजिट का होता है। आपके डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड पर 16 अंक होते हैं। दूसरा आपसे सवाल पूछते हैं कि डेबिट कार्ड और आपका जो एटीएम कार्ड होता है इसमें सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है सीवीवी नंबर 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है। सीवीवी का फुल फॉर्म पूछें तो इसका हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। और कई बार आपसे पूछते हैं कि आपका जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है उस पर जो डेट होती है वो क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो डेट का फॉर्मेट यानी कि जो एक्सपायरी डेट होती है वो आपका MM और वाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल कई बार हमने देखा है ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका एटीएम या डेबिट कार्ड होता है उस पर एक एक्सपायरी डेट भी लिखा होता है। तो एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट आपको बताना है, तो वहां पर MM होता है यानी कि मंथ होता है, और वाई होता है यानी कि आपका ईयर होता है। वहां पर दिनांक यानी कि डेट नहीं होता है। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना होगा, ये एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट होता है आपके डेबिट या एटीएम कार्ड पर। डिजी लॉकर एक सरकारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रखने का स्थान है। डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, यह एक सरकारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रखने का स्थान है। क्या ये सही है? ट्रू फॉल्स में जवाब करना होगा। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर में रखते हैं वो आपके मान्य होते हैं, वैलिड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आधार कार्ड है और बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट यहाँ से ऑनलाइन फेच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके डिजी लॉकर में ही आधार कार्ड के माध्यम से आ जाते हैं, आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने मोबाइल डिवाइस से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसा शुरुआत में भी हमने आपको बताया कि डिजी लॉकर में किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप अपलोड करके रखते हैं तो उसका फाइल का साइज 10 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 MB से ज्यादा फाइल आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक सवाल होता है कि डिजी लॉकर की सेवा को लेने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको बताना है आधार कार्ड आवश्यक है, आधार कार्ड जरूरी होता है इस सर्विस का लाभ लेने के लिए, क्योंकि आधार कार्ड जब आप लगाते हैं तभी यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट फेच होकर के आप उन्हें अपने डिजी लॉकर में रख सकते हैं। QR कोड क्या है? QR कोड आपको बताना है 2D है, 3D है, 5D, 6D। अब कौन सा होगा राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता है ना, ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा 2D है। आपका QR कोड कैसा है? 2D है। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये 1994 में डेंसो वेब के द्वारा डेवलप किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। डेंसो वेब के द्वारा बनाया गया 1994 में, ठीक है। आगे आपको बताना है निम्नलिखित में से ट्विटर डैश का उदाहरण है। मीन्स ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। ट्विटर किसका एक एग्जाम्पल है? ब्लॉगिंग का है, यूट्यूब का है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो ब्लॉगिंग का है या सुपर ब्लॉगिंग का है? तो इसमें क्या होगा? ट्विटर किसका एक एग्जाम्पल है? तो आपको बताना है ट्विटर आपका एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे आपको बताना है टेलीग्राम के निर्माणकर्ता कौन है? मीन्स से टेलीग्राम के फाउंडर कौन है?
आपको हमारी वेबसाइट पर सभी फाउंडर की लिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर भी सर्च करेंगे फाउंडर्स नेम बाई CCC बाई फर्स्ट, तो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है टेलीग्राम के निर्माणकर्ता या फाउंडर कौन है। ऑप्शन दिया है पावेल डुरोब, निकोलाई डुरोब और बोथ। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, आपको ध्यान रखना है ये दोनों हैं, पावेल डुरोब और निकोलाई डुरोब में से कोई भी अगर आता है तो आप करेक्ट करेंगे, अगर दोनों आते हैं तो बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन दिया होगा जिसे आप करेक्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। आगे बात करते हैं, सीडी की अधिकतम क्षमता होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क की। ठीक है, सीडी एक स्टोरेज डिवाइस है जहां पर हम डेटा अपना स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्षमता है डेटा स्टोर करने की, वो कितनी होती है, तो आपको बताना है 700 MB, 700 MB की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है ऑटो टेक्स्ट की कमांड किस मेनू में होती है। ऑटो टेक्स्ट की कमांड आपको कहां पर मिलती है, ऑटो टेक्स्ट की कमांड कौन से मेनू में होती है, तो आपको बताना है टूल्स मेनू में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टूल्स मेनू। यहां पर पूछा गया है इंटरनेट पर दो सर्वर का एक समान नाम हो सकता है, क्या दो सर्वर का नाम एक समान हो सकता है, ट्रू फॉल्स में जवाब करना होगा। सर्वर मीन्स जिससे हमें सर्विस मिलती है, जिससे हमें सेवा मिलती है, जिससे हम कनेक्ट होते हैं। तो दो सर्वर का नाम एक समान नहीं हो सकता, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे दो लोगों का मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकता है, अगर आप उस नंबर को लगाते हैं तो फिर किसके पास जाएगा यही कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही आपका जो सर्वर होता है, सर्वर का नाम या सर्वर का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, दो सर्वर का एड्रेस समान नहीं हो सकता है, अलग होगा, यूनिक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सीडी का पूरा नाम आपको बताना है, यहाँ पे दिया गया है सीडी का फुल फॉर्म है कंट्रोल डिस्क। तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स में इसका जवाब। सीडी का मतलब कंट्रोल डिस्क होता है या फिर नहीं, तो क्या हो जाएगा, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क ना कि कंट्रोल डिस्क। तो यहाँ पर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें बताना है डिजिफिल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। डिजिफिल प्रिंटर किस श्रेणी में आता है, किस कैटेगरी में आता है प्रिंटर की। क्या ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, या इसमें से या फिर मैनुअल प्रिंटर है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। डिजिफिल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं लेजर प्रिंटर की, तो लेजर आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि आपको पता है प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो आपका इंकजेट प्रिंटर है या फिर आपका लेजर प्रिंटर है, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और यहाँ पर जो डिजिफिल दिया है आपसे जो पूछा है, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। अब आपको बताना है जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले क्या शुरू होता है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज होता है, या फिर हार्डवेयर होता है। तो कौन सा सही जवाब होगा, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है इसमें हो जाएगा बी करेक्ट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, शुरू होता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ये देखो आपको ऑप्शन पर डिपेंड होता है कि हमारा ऑप्शन में क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब करना होता है। वैसे आपको बता दें, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका बायोस शुरू होता है, आपका कंप्यूटर का बायोस स्टार्ट होता है, और बायोस के अंदर एक प्रोग्राम होता है पोस्ट करके। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो बायोस काम करना शुरू करता है, और ये पोस्ट क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, ये सभी कंपोनेंट के सभी घटक जो भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं सभी को चेक करता है कि क्या वो सही से काम करते हैं या फिर नहीं। जब सही से काम करते हैं उसके बाद क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रैम यानी कि कंप्यूटर की मैन मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मैन मेमोरी में लोड हो जाता है उसके बाद आपका कंप्यूटर आपको ऑन दिखाई देता है और आप वहां पर कार्य कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, इसके बाद आप समझने का कोशिश करिएगा। अगर आपसे कभी ये सवाल हो कि कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम कार्य करता है, तो आपको बताना है पोस्ट होता है, ये बायोस के अंदर होता है। यानी कि आप बायोस करेक्ट आंसर बता सकते हैं, लेकिन
आपके ऑप्शन में बायोस दिया नहीं गया है, तो आप क्या बताएंगे, बायोस के बाद में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो लोड होता है हमारे कंप्यूटर में, तभी तो आप बाकी सॉफ्टवेयर चला पाओगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यहाँ पर बायोस भी दिया होता तो आपको बायोस करेक्ट करना होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है डिलीट किया गया मेल कहाँ पर स्टोर होता है। जब किसी मेल को आप डिलीट कर देते हैं तो वो मेल आपका कहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप किसी मेल को डिलीट करते हैं, डिलीट होने के बाद वह मेल आपका ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। कहाँ? ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल या किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो फाइल, वो फोल्डर आपका कहाँ जाता है, आपके कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में चला जाता है। वैसे ही अगर कोई मेल आप डिलीट करते हैं तो वो मेल आपका ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है ईमेल दो भागों में विभाजित होता है, यानी कि ईमेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है। आपके ईमेल के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमने आपको बताया यूजर नेम होता है और दूसरा वाला पार्ट आपका डोमेन नेम होता है। तो आपका ईमेल एड्रेस दो भागों में बटा होता है और बीच में @ का सिंबल होता है, तो दोनों भागों को अलग करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है 3D प्रिंटिंग के खोज करता है कौन है। 3D प्रिंटिंग के खोज करता या फाउंडर कौन है, बताओ। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल और इसके खोज करता कौन है, तो यहां पर हो जाएगा चार्ल्स हेल। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, आपको ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पे बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, सो आपको अच्छे से पढ़ना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का चुनाव करते हैं या किस मेनू में आपको जाना होता है, फाइल, इंसर्ट, एडिट या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का चुनाव करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा फाइल। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। 25 में बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। इमेज के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इमेज इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कौन से मेनू में जाकर के इमेज को डाल सकते हैं, इंसर्ट, एडिट, व्यू या फिर इसमें से कोई नहीं। तो 25 में कौन सा राइट आंसर होगा, आप सभी को जल्दी से बताना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर आप कोई भी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट मेनू में जाना होगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है इंटरनेट पर किया गया काम क्या कहलाता है। कोई भी वर्क आप इंटरनेट पर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्फिंग, होस्टिंग, ट्रैफिक या इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, उसे सर्फिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्या ईमेल के साथ कोई फाइल या डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। आप ईमेल किसी को करते हैं, उसी के साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट आप भेजना चाहते हैं, कोई फाइल आप भेजना चाहते हैं, तो क्या आप भेज सकते हैं। तो बिल्कुल हम किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं, भेज सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका राइट। आप ईमेल के साथ में कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं। एक सवाल और आपसे होता है कि आप जीमेल में कोई भी फाइल अगर भेजना चाहते हैं अटैचमेंट के साथ में, तो कितना साइज होना चाहिए, मैक्सिमम कितना साइज भेज सकते हैं। तो मैक्सिमम 25 MB की फाइल आप भेज सकते हैं। 25 MB से बड़ी फाइल को आप ईमेल के साथ अटैच करके नहीं भेज सकते हैं। तो ध्यान रखना है 25 MB हो जाएगा। ये जीमेल का है। ऐसे ही याहू का अगर आपसे पूछें तो याहू का भी 25 MB है। याहू का भी ध्यान रखना है क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है। क्या एक साथ एक से अधिक लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। आप एक साथ एक से ज्यादा लोगों को मेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब करना होगा। तो क्या होगा, बिल्कुल आप भेज सकते हैं। आप एक साथ एक से ज्यादा लोगों को भी मेल कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा पहला करेक्ट। अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स के लिए किस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स के लिए आप किस प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की गई है ग्राफिक्स की, यहाँ पर हो जाएगा आपका इंकजेट प्रिंटर। अगर ग्राफिक्स की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स को आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, तो इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल फिर आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। आपको बताना है IMEI कितने डिजिट का होता है। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और ये कितने डिजिट का होता है, तो आपको बताना है 15 डिजिट का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 डिजिट का होता है। यहां पर आपको बताना है आस्काई कितने बिट का होता है। आस्काई कितने बिट का होता है, बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर।
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 8 बिट का होता है, 8 बिट का होता है आपका आस्काई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक हब से जुड़ा होता है। किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक हब से जुड़ा होता है? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या फिर डी में दिया है मैश टोपोलॉजी। तो यहां पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक हब से जुड़ा होता है? तो सही जवाब होगा स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है स्टार टोपोलॉजी। यहां पर आपको बताना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग कौन कौन से क्षेत्र में हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है आईओटी। तो आईओटी का इस्तेमाल कौन कौन से क्षेत्र में हो रहा है? एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त में सभी में आईओटी का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रश्न में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा सोशल मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है? 34 में कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कौन सा सोशल मीडिया नहीं है बताइएगा? ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फिर अमेजॉन। तो आपको पता है ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम ये सभी सोशल मीडिया के एग्जाम्पल हैं, बट अमेजॉन हमने आपको आज ही बताया अभी शुरुआत में क्लास में, अमेजॉन आपका एक ई कॉमर्स है और 21 मॉडल में आता है, V2C के अंतर्गत आता है। तो अमेजॉन आपका एक ई कॉमर्स है, बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। प्रोसेसर के नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? आपके प्रोसेसर के नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो प्रोसेसर के पास ये कौन सी मेमोरी होती है? ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर मेमोरी होती है। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे रजिस्टर। बट जब कभी रजिस्टर ना दिया हो तो आपको बताना है कैसे मेमोरी। ठीक है, तब आपको कैसे मेमोरी बताना है। बट जब रजिस्टर भी साथ में दिया हो तो आपका राइट आंसर होगा फिर रजिस्टर। ठीक है, ये प्रोसेसर के सबसे पास यानी कि नजदीक होती है। आगे बात करते हैं 36 में आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स किसके द्वारा आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं? ब्लूटूथ, थेटरिंग, वाईफाई या फिर हब। तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? किसके द्वारा आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हब के द्वारा आप नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है आरटीजीएस की शुरुआत किस वर्ष हुई? आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई, किस वर्ष हुई? और आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। इसकी शुरुआत कब हुई आपको ये बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2004 में आरटीजीएस की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछते हैं एनईएफटी की शुरुआत कब हुई तो आपको बताना है 2005 में। एनईएफटी की शुरुआत 2005 में हुई और आरटीजीएस की शुरुआत 2004 में हुई। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रश्न में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेनू में होता है? कौन से मेनू के अंदर वर्ड काउंट का विकल्प मिलता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टूल्स मेनू के अंदर वर्ड काउंट का विकल्प होता है, जहां से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर आपने लिखे हैं, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, तो ये काउंट आप कर सकते हैं टूल्स मेनू में जाकर। इस प्रश्न में आपको बताना है बैंडविड्थ क्या है? आपको बताना है बैंडविड्थ क्या होता है? नेटवर्क, डिवाइस, डेटा स्पीड या इसमें से कोई नहीं। तो 39 में कौन सा सही जवाब होगा? सभी को जल्दी से बताना है बैंडविड्थ क्या होता है। आपका जवाब होगा डेटा स्पीड होता है। ठीक है, डेटा स्पीड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या ईमेल के साथ कोई फाइल या डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं? किसी फाइल या किसी डॉक्यूमेंट को आप भेजना चाहते हैं तो ईमेल के साथ में आप भेज सकते हैं। ट्रू फॉल्स में बताना है तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है IMEI कितने डिजिट का होता है? IMEI कितने डिजिट का होता है? 14, 15, 16 या इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। IMEI नंबर आपका 15 डिजिट का होता है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यदि आप अपने दस्तावेज को 200% तक जूम करते हैं तो कितने स्क्रॉल बार आपको दिखाई देंगे? यदि आप अपने दस्तावेज को 200% तक जूम कर देते हैं तो आपको कितने स्क्रॉल बार नजर आते हैं? तो फिर आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 स्क्रॉल बार आपको दिखाई देंगे। बाय डिफॉल्ट आपको 1 स्क्रॉल बार दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ा देते हैं, जूम कर देते हैं, तो फिर आपको 2 स्क्रॉल बार नजर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की पंक्ति को चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप किसी सेल की पंक्ति यानी कि कोई भी रो अगर आप चयन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? किसी रो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट के साथ में स्पेस बार फिर आपको दबाना पड़ेगा। शिफ्ट स्पेस बार से हम किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? और एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी कॉलम पूछे कि पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो कौन से शॉर्टकट की होगी, तो कॉलम सिलेक्ट करने के लिए फिर कंट्रोल के साथ में स्पेस बार आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो पूरा रो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और पूरा वर्कशीट अगर हमें सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में स्पेस बार हम प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? बैक मेल, बाउंस मेल, रिटर्न मेल या स्पैम मेल? तो आप इसे बाउंस मेल का नाम देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाउंस मेल। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल बाउंस मेल कहलाता है। आपको बताना है क्रोम ब्राउजर में गुप्त मोड की शॉर्टकट की क्या होती है? क्रोम ब्राउजर में गुप्त मोड की शॉर्टकट की आपको बतानी है। प्राइवेट विंडो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एन होता है। कंट्रोल शिफ्ट एन से आप गुप्त मोड ओपन कर सकते हैं। और यही अगर आपसे पूछते हैं मोजिला फायरफॉक्स में तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पी प्रेस करना होता है। वहां पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पी आपको दबाना होता है। बट आपका क्रोम ब्राउजर में क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट एन होगा इसका शॉर्टकट की। आपको बताना है इक्वल फ्लोर 985,7 का मान कितना होगा? 985,7 का मान आपको बताना है और फ्लोर फार्मूला दिया है। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? देखो 985 के बाद में ऐसी कौन सी वो संख्या है जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? अभी 7 से 985 डिवाइड नहीं होता है, बट इसके बाद में 984, 983, 982, 981 और 980 में ऐसी कौन सी वो संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये वाला, यानी कि 980 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोर जब भी दिया हो तो आपको नीचे देखना है, तो 985 के बाद 980 वो ऐसी पहली संख्या है जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन का मान क्या होगा? आपको इस फंक्शन का मान बताना है। यहां पर इस वैल्यू क्या होगा, इस फॉर्मूले का क्या होगा रिजल्ट, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पर होना चाहिए, या फिर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निम्न फार्मूले का आपको जवाब करना है, इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर दिया क्या है, मैक्स दिया है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन है, 1 कामा फ्लोर दिया है, उसके बाद 15 कामा 3, उसके बाद फिर कॉमा लगा के 10 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इतना सॉल्व करना है, ये वाला फ्लोर निकालना है। ठीक है, तो अगर आप 15,3 का फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो आंसर होगा 15। क्यों? क्योंकि 15 खुद ही आपका ऐसी वो संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो फ्लोर के स्थान पर तो आ गया 15, आगे कामा के बाद 10 था। ठीक है, यहाँ मैक्स था तो आपने मैक्स लिखा, ब्रैकेट को लगाया, और यहाँ पर 1 था। देखो 1 कामा 15 कामा 10, अब मैक्स में कितना आएगा, 15 आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 15 ही आपकी होगी। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर डबल फार्मूले दिए हो, पहले एक को सॉल्व कर लो, उसके बाद में बाकी को सॉल्व आप कर सकते हैं। आगे आपको बताना है DRAM का किस प्रकार की मेमोरी है। DRAM किस प्रकार की मेमोरी है, ये आपको बताना है। DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो किस प्रकार की है, रिफ्रेशिंग मेमोरी है, नॉन रिफ्रेशिंग है, स्टोरेज है, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए DRAM जो आपका होता है आपकी एक रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है। ऑप्शन पहला हो जाएगा, DRAM को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको रिफ्रेशिंग मेमोरी का भी नाम दिया जाता है। DRAM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और इस प्रश्न में आपको बताना है कंप्यूटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सामान्यतः किस कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सामान्यतः आपसे पूछा गया है किस कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सामान्यतः वेब कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं और कोई कैमरा इस्तेमाल करना तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर सामान्यता की बात की गई है तो आपका होगा वेब कैमरा। ठीक है,
तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। जो भी इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास कराए हैं उनको आपको देखना है। ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। वहां पर आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, जहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी लिब्रो ऑफिस की प्लेलिस्ट को भी अच्छे से आपको पढ़ना है और अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सभी को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और वहां पर भी आप ट्रिपल सी अक्टूबर या नवंबर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।